हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टॉम के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग पावर ट्रांसमिशन यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि बेल्ट ड्राइव क्या होता है, कितने टाइप्स का बेल्ट ड्राइव था। साथ ही साथ आपको बताए थे रोप ड्राइव के बारे में और चेन ड्राइव के बारे में। और आज हम लोग इसके लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं, जहां पर हम लोग गियर ड्राइव के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गियर क्या होता है, किस मटेरियल से बना होता है, क्या इसका एडवांटेज है और किस तरह से हम गियर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। काफी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं इस गियर टॉपिक से, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो आपको याद होगा कि अगर दो शाफ्टों के बीच का दूरी काफी ज्यादा होता है तो वहां पर हम लोग रोप ड्राइव का यूज करते हैं। अगर दो शाफ्टों के बीच का दूरी 8 मीटर या 10 मीटर से कम होता है तो वहां पर हम लोग बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। और जहां पर दो शाफ्टों के बीच का दूरी काफी कम होता है वहां पर हम लोग गियर ड्राइव का यूज करते हैं। मतलब कॉम्पैक्ट पावर का ट्रांसमिशन करवाना है तो वहां पर हम लोग गियर ड्राइव का यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग इसके डिफिनीशन पार्ट्स को देखते हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, कह रहा है कि इफ द टीथ आर कट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, मतलब अगर किसी व्हील के सर्कमफरेंस पर दांत को बना दिया जाए। अब ये बनाने का प्रक्रिया दो हो सकता है, या तो कास्टिंग करके आप बना दीजिए, नहीं तो किसी मटेरियल के ऊपर मशीनिंग करके आप उसको बना दीजिए। तो कह रहा है कि इफ द टीथ आर कट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, मतलब किसी व्हील के सर्कमफरेंस के ऊपर अगर आप दांत बना देते, जैसे थर्माकोल ले लिए और थर्माकोल का एक सर्कल काट दिए और उसके सरफेस पर, मतलब उसके सर्कमफरेंस पर अगर टिथ बना दिए तो वो भी एक तरह का गियर हो गया। अगर आप कूट ले लिए, ठीक है, या कोई बोर्ड ले लिए या लकड़ी ले लिए और उसको गोल काट लिए हैं और उसके सर्कमफरेंस के ऊपर दांत बना दिए तो वो भी एक तरह का गियर हो गया। अगर प्लास्टिक आप देखेंगे, बच्चा का जितना खिलौना होता है उसमें प्लास्टिक का काफी ज्यादा गियर यूज किया जाता है, तो आप नोटिस करेंगे कि उसके आउटर सरफेस पर, मतलब उस व्हील के सर्कमफरेंस पर बहुत सारा दांत बना है तो वो गियर हो गया। तो यही चीज यहां पर कहना चाह रहा है कि इफ द टीथ आर कट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, मतलब किसी व्हील के सर्कमफरेंस के ऊपर टिथ बना दिया जाए तो ऐसे व्हील को हम लोग टूथेड व्हील कहते हैं, और नहीं तो इसी का दूसरा नाम गियर होता है। क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि ए गियर इज, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है, ए गियर इज ए रोटेटिंग मशीन पार्ट्स। गियर क्या होता है, जनरली एक रोटेटिंग मशीन पार्ट्स होता है, जैसे आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे। तो यहां पर दो गियर है और दोनों गियर एक दूसरे के साथ मिस करके, मिलके एक दूसरे के साथ पावर का ट्रांसमिशन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो गियर जनरली क्या होता है, एक रोटेटिंग मशीन पार्ट्स होता है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर, मतलब गियर के मदद से आप पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, फोर्स का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, टॉर्क का ट्रांसमिशन कर सकते हैं व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट आर वेरी स्मॉल। याद रखना है, जब दो शाफ्टों के बीच का दूरी काफी कम होगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, गियर ड्राइव का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग किस ड्राइव का यूज करते हैं। वहां पर ऑप्शन रहेगा बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव और गियर ड्राइव। तो आप गियर ड्राइव को मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है व्हेन द गियर इज इंगेज्ड, मतलब जब एक गियर दूसरे गियर के साथ फंसता है, इंगेज होता है, मेस करता है, ठीक है, इट ऑलवेज रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो जनरली क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। जैसे आप नोटिस करेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर व्हील है, ये देखिए इस तरह से एक सर्कुलर व्हील है और ये हम लोग शाफ्ट के लिए यहां पर जगह छोड़ दिए, ये शाफ्ट के लिए जगह है। अगर हम इसके सर्कमफरेंस के ऊपर ये देखिए टिथ बना दे तो ऐसे टूथेड व्हील को ही हम लोग गियर कहेंगे। अब एक गियर ये ले लिए और दूसरा गियर हम लोग एक और ले लिए, ये देखिए इसी जगह से हम लोग एक और ले लिए, ठीक है, एक और हम लोग यहां पर गियर बना दिए, ये देखिए एक और गियर बना दिए। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जब रोटेट करेगा, अगर ये इधर रोटेट कर रहा है तो ये इधर रोटेट करेगा। अगर आप फिगर में, एनिमेशन में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप नोटिस करिए कि ये इधर जा रहा है और ये इधर घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां भी आपको क्लियर दिख रहा है कि जब ये रोटेट कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है।
आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि ये इधर जा रहा है तो ये इधर चढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जनरली जो गियर हम लोग एक्सटर्नल गियरिंग करते हैं, मतलब गियर को अगर बाहर बाहर से मिलाया जाए तो इसको एक्सटर्नल गियरिंग कहते हैं। तो जनरली गियर जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। पर अगर इंटरनल गियरिंग होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा। पर जनरल बात बता रहे हैं, मैक्सिमम हम लोग जो गियरिंग का यूज करते हैं वो एक्सटर्नल गियरिंग कहते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन द गियर इज एंगेज, जब एक दांत दूसरे दांत के साथ यहां पर फंस रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब एक दांत दूसरे दांत के साथ यहां पर फंस रहा है तो इट ऑलवेज रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो जनरली अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। कह रहा है कि इट इज अ पॉजिटिव ड्राइव, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है? गियर एक तरह का पॉजिटिव ड्राइव है। पॉजिटिव ड्राइव का मतलब होता है कि अगर पावर का ट्रांसमिशन किसी भी मीडियम से किया जाए और उसमें किसी भी तरह का कोई स्लिपिंग नहीं हो तो ऐसे ड्राइव को हम लोग पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं। तो जनरली गियर में क्या होता है, बेल्ट की तरह बार बार वो गिरता नहीं है पुल्ली से। मतलब आप देखे होंगे कि बेल्ट कभी कभी रोटेट करते हुए पुल्ली से गिर जाता है, स्लिपिंग का केस हो गया। आप देखे होंगे चेन जो है स्प्रॉकेट से बाहर निकल जाता है। तो अगर बेल्ट या चेन अपने पूरे सिस्टम से बाहर निकलता है तो वहां पावर का लॉसेस होता है, वेलोसिटी का लॉसेस होता है। पर गियर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गियर में किसी तरह का कोई स्लिपिंग टेक्स प्लेस नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव ड्राइव किसको कहते हैं, कि स्लिपिंग इज इम्पॉसिबल ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ टीथ। मतलब यहां एक दांत दूसरे दांत के साथ अच्छे से फंसा हुआ रहता है, इसलिए यहां पर स्लिपिंग होने का जो चांसेस होता है वो काफी कम होता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसको पॉजिटिव ड्राइव के अंदर रखा जाता है। तो आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब आगे आते हैं, मटेरियल ऑफ गियर। अब गियर किस मटेरियल से बना है उसके बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है कि इट इज मेड फ्रॉम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल। मतलब गियर जो है वो दोनों चीज से बना हुआ हो सकता है, मेटल से भी बना हुआ हो सकता है और नॉन मेटल से भी बना होता है। जैसे नॉन मेटल आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आप बच्चा के बहुत सारे खिलौनों को लेंगे जहां पर अगर चाबी देने वाला रहता है तो आप नोटिस करेंगे अगर उसको खोलेंगे तो प्लास्टिक का बहुत सारा गियर दिखेगा। जैसे यहां पर फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि प्लास्टिक का, ये देखिए ये प्लास्टिक का गियर है आपका, ठीक है। उसी तरह लकड़ी का भी गियर यहां पर बना हुआ है, तो लकड़ी का भी बना हुआ हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है, कॉम्प्रेस्ड वुड का भी बना हुआ हो सकता है, बहुत सारे चीज से, मतलब मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है। जहां पर पावर का ट्रांसमिशन बहुत ही कम करना रहता है, जैसे बच्चे की जितने खिलौना लेते हैं तो वहां पर जनरली हम लोग प्लास्टिक या लकड़ी का हम लोग यूज कर सकते हैं गियर का, ठीक है। अदरवाइज अगर ज्यादा पावर का ट्रांसमिशन करना है तो वहां पर हम लोग मेटल का गियर यूज करते हैं। अब मेटल में भी अलग अलग तरह का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, कास्ट आयरन का हो सकता है, ब्रास का हो सकता है, ब्रॉन्ज का हो सकता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ गियर है, जैसे वुड का गियर है, प्लास्टिक का गियर है, यहां पर आपका स्पर गियर है, ये मेटल का बना हुआ है, यहां पर कास्ट आयरन का गियर बना हुआ है। तो यहां पर आ जाते हैं वापस हम लोग, क्या कह रहा है, इट इज मेड फ्रॉम मेटेलिक एंड या और नॉन मेटेलिक मटेरियल, ठीक है। जैसे मेटेलिक मटेरियल में हम लोग स्टील का यूज कर सकते हैं, स्टील में भी अलग अलग ग्रेड का यूज कर सकते हैं, मतलब कार्बन कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दूसरा कास्ट आयरन का भी आप कर सकते हैं, ब्रास का भी कर सकते हैं, ब्रोंज का भी कर सकते हैं। पर ये सब थोड़ा जो गियर होता है ना वो कॉस्टली हो जाता है, तो ये सब गियर का वहां यूज करते हैं जहां पर एक्सपेंसिव, मतलब आप वैसे जगह वैसे मशीन या वैसे ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होता है, काफी महंगा होता है। जनरली हम लोग स्टील का ही और कास्ट आयरन का मैक्सिमम जगह यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली स्टील इज यूज्ड। नॉन मेटेलिक गियर में प्लास्टिक का गियर होता है, गियर यूज इन द टॉयज। जितना भी बच्चे का खिलौना होता है उसमें जनरली हम लोग प्लास्टिक के गियर का यूज करते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे के खिलौना में मेटल का भी यूज किया जाता है, पर जनरली हम लोग प्लास्टिक ही करते हैं, ठीक है। वुड का भी बना हुआ हो सकता है, जैसे आप बाहुबली मूवी देखे होंगे तो वहां पर भी जो है ना वुड का गियर बना हुआ था। फिर कॉम्प्रेस्ड पेपर का जो कूट होता है उसका भी बना हुआ हो सकता है। तो इस तरह से आप गियर मेटल या नॉन मेटल से बना सकते हैं। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें फिगर आप देख लीजिए, वुड का कुछ गियर है, कुछ स्टील का गियर है, कुछ प्लास्टिक का गियर है। अगर आप देखेंगे कि इसमें जो दांत है, इसमें जो गियर का टिथ बना हुआ है, ये एकदम शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल बना हुआ है। ये देखिए
ये इसका शाफ्ट का एक्सिस है। तो अगर शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल कोई दांत बना हुआ है किसी गियर का, तो ऐसे गियर को स्पर गियर कहते हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एडवांटेज ऑफ गियर ड्राइव। अब गियर ड्राइव का क्या एडवांटेज है बेल्ट के ऊपर, चेन के ऊपर, रोप के ऊपर, ठीक है। तो कुछ एडवांटेज है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है इट गिव एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो, मतलब इसमें किसी तरह का कोई स्लिपिंग टेक्स प्लेस नहीं करता है, इसलिए आप जो वेलोसिटी रेशियो चाहते हैं, आप जो वेलोसिटी चाहते हैं, आप जो पावर चाहते हैं, वो आपको एग्जैक्ट मिलेगा। याद होगा आप पढ़े थे कि V1 इज इक्वल टू V2, है ना, और यहां से आप पढ़े थे ये था R1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू R2 ओमेगा 2, और यहां से आप वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते थे, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, और यहां पर लिखते थे R2 बाई R1। यहां पर ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है और R1 R2 जो है इसका रेडियस है। क्लियर एकदम हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है इट कैन ट्रांसमिट, ध्यान से सुनेंगे, इट कैन ट्रांसमिट लार्ज पावर, मतलब आप गियर के मदद से ज्यादा पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एज कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अगर बहुत ही कम डिस्टेंस होगा तो वहां ना तो आप चेन लगा सकते हैं, ना तो आप बेल्ट लगा सकते हैं, ना तो आप रोप लगा सकते हैं, वहां पर आप गियर के मदद से पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। तो जहां भी कॉम्पैक्ट लेआउट बनाना रहता है, जैसे हम लोग अपने ऑटोमोबाइल का एग्जांपल ले, बाइक का ले, 4 व्हीलर का ले, तो वहां काफी कॉम्पैक्ट, हमको जगह काफी कम देना चाहिए या कम देते हैं। तो वहां पर जो गियर बॉक्स अगर उसका खोलिएगा, इंजन के नीचे गियर बॉक्स लगा रहता है, तो आप देखेंगे बहुत ही कम जगह में सारा गियर को अरेंज कर दिया गया है। तो जहां भी कॉम्पैक्ट लेआउट होगा वहां पर हम लोग गियर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट हैज हाई इफिशिएंसी, इसका इफिशिएंसी हाई होता है। इसका मतलब कि जितना आप उसको इनपुट दीजिएगा ना, वो कोशिश करेगा कि उतना आउटपुट दे। मतलब इसमें स्लिपिंग नहीं हो रहा है, लॉसेस बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत जो होता है वो फ्रिक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो इफिशिएंसी इसका काफी हाई होता है। रिलायबल सर्विसेज, भरोसेमंद है। बेल्ट टूल्ड में क्या है, बेल्ट टूट सकता है आपका, चेन टूट सकता है, खुल सकता है, गिर सकता है, पर ये आपका एक रिलायबल सर्विस देता है। तो आई होप यहां आपको एडवांटेज ऑफ गियर ड्राइव भी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नया हेडलाइन दे देंगे और लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टू थ्रेड गियर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, ठीक है। तो हम कैसे गियर का वर्गीकरण कर सकते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कैटेगरीज है, उसके आधार पर हम लोग गियर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि द गियर में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस हाउ दे आर बीइंग यूज्ड, मतलब हम किस तरह से उसका यूज करते हैं, उसके आधार पर आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द गियर। इसका मतलब है कि गियर का जो हम यूज कर रहे हैं किसी मशीन में, किसी ऑटोमोबाइल में या किसी भी सिस्टम में अगर यूज कर रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि गियर जो है वो किस स्पीड से एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आता है लो वेलोसिटी गियर। लो वेलोसिटी गियर का मतलब होता है कि अगर किसी गियर का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से कम होगा तो ऐसे को हम लोग लो वेलोसिटी गियर कहते हैं। मतलब बहुत सारा मशीन ऐसा है, बहुत सारा वैसा ऑटोमोबाइल भी है जहां पर स्पीड क्या है, बहुत ही स्लो रहता है। जैसे आप बहुत सारे वर्कशॉप में चले जाएंगे, फैक्ट्री में चले जाएंगे, तो वहां काम अगर हमको धीरे धीरे करना है तो वहां पर जनरली हम लोग वैसे गियर का यूज करते हैं जिसका स्पीड कम हो। तो क्या कह रहा है, बस सीधा याद रखना है, अगर किसी भी मशीन में गियर लगा हुआ है और उस गियर का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से कम है तो ऐसे गियर को लो स्पीड गियर कहते हैं। अब गियर कोई भी हो सकता है। दूसरा, मीडियम वेलोसिटी गियर किसको कहेंगे, तो अगर स्पीड 3 मीटर से 15 मीटर पर सेकंड के अंदर होगा तो ऐसे को हम लोग मीडियम वेलोसिटी गियर कहेंगे। और अगर वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होगा, जैसे आपका रेसिंग कार है, ऑटोमोबाइल है, वो सबका स्पीड काफी ज्यादा है, तो वहां जो गियर लगा है, चाहे कोई भी गियर हो, चाहे स्पर गियर हो, हेलिकल गियर हो या कोई भी गियर हो, तो याद रखना है कि हम लोग स्पीड के आधार पर उस गियर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो 3 मीटर से कम लो वेलोसिटी गियर, 3 से 15 के बीच में अगर रहेगा तो मीडियम वेलोसिटी गियर, और अगर 15 मीटर पर सेकंड से ज्यादा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, हाई वेलोसिटी गियर। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
क्लियर एकदम हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग। अब हम गियरिंग कैसा कर रहे हैं, मतलब गियर को किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, गियर को किस तरह से मेस करवा रहे हैं, मिला रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो उसमें नंबर 1 में आ जाता है एक्सटर्नल गियरिंग। नाम से पकड़ में आ रहा है कि अगर एक गियर को दूसरे गियर से बाहर बाहर टच कराए तो ऐसे गियरिंग को एक्सटर्नल गियरिंग कहते हैं। जैसे यहां पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप फिगर देख रहे होंगे, तो ये जो गियर है ये दूसरे गियर के साथ बाहरी बाहरी टच हो रहा है। जैसे यहां पर आपको हम दिखाते हैं, मान लीजिए आपके पास एक गियर ये है, ये देखिए एक गियर ये है और दूसरा गियर ये है, दूसरा गियर ये है। यहां पर शाफ्ट के लिए जगह बना दी है और इसमें हम टिथ इस तरह से अरेंज कर दिए, ये देखिए इसमें इस तरह से टिथ बना दिए, ठीक है। ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट का एक्सिस है। तो मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। अगर दो गियर एक दूसरे से बाहर बाहर ही टच करता है तो ऐसे गियर को हम लोग एक्सटर्नल गियरिंग कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे गांव में कुट्टी काटने का जो मशीन होता है या जो गन्ना का जूस बेचता है, आप देखेंगे रोड साइड बहुत सारे गन्ना का जूस बेचता है, तो उसमें भी गियर लगा रहता है, वो बाहरी बाहरी टच करता है, तो ऐसे को हम लोग एक्सटर्नल गियरिंग कहते हैं। तो क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है इन एक्सटर्नल गियरिंग, ध्यान से सुनिएगा, इन एक्सटर्नल गियरिंग टू गियर आर मेस, मेस का मतलब मिलना, ठीक है, एक्सटर्नली मतलब ये दो गियर एक दूसरे से एक्सटर्नली मिलता है। आगे कह रहा है बोथ विल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस तरह के गियरिंग में देखा गया है कि ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। अगर मान लीजिए एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। आगे कह रहा है मोस्टली एक्सटर्नली गियर आर यूज्ड, मतलब बहुत सारे ऑटोमोबाइल में, बहुत सारे मशीन में अगर गियर लगा हुआ है तो वहां पर देखा गया है कि एक्सटर्नल गियरिंग का सबसे ज्यादा अरेंजमेंट होता है। क्लियर एकदम हो गया। बस याद क्या रखना है, अगर एक गियर को दूसरे गियर के साथ मेस कराएं, टच कराएं बाहर बाहर से, तो ऐसे गियर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल गियरिंग कहते हैं। आगे कह रहा है इंटरनल गियरिंग, कह रहा है कि अगर एक गियर दूसरे गियर के साथ इंटरनली कनेक्ट करता है, मेस करता है, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरनल गियरिंग। तो क्या कह रहा है, इन इंटरनल गियरिंग टू गियर आर मेस इंटरनली। देखिए पहले क्या था, बाहर बाहर टच हो रहा है, अब क्या है, दोनों अंदर में ही टच हो रहा है, तो इसको इंटरनल गियरिंग कहते हैं। और इस तरह की गियरिंग में याद रखना है बोथ विल रोटेट इन सेम डायरेक्शन, इसमें ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जैसे ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सर ये एप्लीकेशन कहां देखने को, इसका एक्सटर्नल गियरिंग का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आप मशीन में देखेंगे, मशीन में देखेंगे, ऑटोमोबाइल में देखेंगे, ऑटोमोबाइल में आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होगा। गियर का जो इंटरनल गियर है इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आप घड़ी में देखेंगे, ठीक है, वहां पर जो घड़ी में गियरिंग किया रहता है उसमें इंटरनल गियरिंग ज्यादा आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। इंटरनल गियरिंग में बस ये याद रखेंगे कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये अंदर अंदर ही टच करेगा। इसमें क्या था, बाहर बाहर टच कर रहा था और इसमें इंटरनली टच कर रहा है, इसलिए इसका नाम है इंटरनल गियरिंग। तीसरा आ जाएंगे रैक एंड पिनियन। ये याद रखना है कि अगर कोई गियर साइज में छोटा दिखेगा तो उसको हम लोग गियर ना कह के पिनियन कहेंगे, ठीक है। और रैक का मतलब हो गया कि अगर कोई गियर स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैक कहते हैं। जैसे आप लेथ मशीन देखे होंगे तो लेथ मशीन में भी आपको रैक पिनियन देखने को मिलेगा। तो क्या कह रहा है कि व्हेन ए गियर मेस विथ ए गियर इन अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कि व्हेन ए गियर मतलब अगर कोई गियर है वो क्या कर रहा है, मेस कर रहा है, मिल रहा है किसके साथ, तो दूसरे गियर जो स्ट्रेट लाइन में हो, द कॉम्बिनेशन इज नोन एज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। जैसे यहां पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें दांत ऐसा बना हुआ है, ये देखिए इस तरह से दांत बना हुआ है, इसको मशीनिंग करके दांत बना है। और यहां पर दूसरा आपको दिख रहा है गियर, ये देखिए ये सर्कुलर है, ये आपका सर्कुलर है, मतलब इसका दांत एक दूसरे से फंसते जा रहा है, रोटेट करते हुए जा रहा है। तो कह रहा है
कि व्हेन द गियर मिस, मतलब अगर ये गियर है, ये इसका अगर साइज छोटा है तो इस गियर को हम लोग पिनियन के नाम से जानेंगे, पिनियन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हेन ए गियर मिस विथ ए गियर इन अ स्ट्रेट लाइन द कॉम्बिनेशन इज नोन एज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। आगे कह रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट रोटरी मोशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा। मतलब इस तरह का हम एप्लीकेशन वहां पर करते हैं जहां पर हमको रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना है, नहीं तो लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे जगह में हम लोग रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट। अब आप शाफ्ट के एक्सिस को किस तरह से अरेंज करते हैं, किस तरह से रखते हैं, उसमें पहला नंबर ए में आ जाता है पैरेलल शाफ्ट। और पैरेलल शाफ्ट में भी दो तरह का गियर का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, एक को कहेंगे स्पर गियर, दूसरा को कहेंगे हेलिकल गियर। जैसे यहां पर आप फिगर देखिए, मान लीजिए ये आपके पास गियर है तो इसके अंदर आप शाफ्ट डालेंगे, ये एक शाफ्ट हो गया। फिर दूसरा गियर ये है, इसके अंदर भी शाफ्ट डालेंगे, तो ये शाफ्ट का एक्सिस, ये शाफ्ट का एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस। ये पहला एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, तो एक्सिस का पोजीशन कैसा है, क्या वो पैरेलल है या क्या वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है पैरेलल शाफ्ट के अंदर दो आ जाएगा, एक स्पर गियर आ जाएगा और दूसरा हेलिकल गियर आ जाएगा। हेलिकल गियर और स्पर गियर में अंतर क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे। जैसे यहां भी देखिए, ये शाफ्ट का एक्सिस है, ये शाफ्ट का एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर शाफ्ट का जो एक्सिस है उसी के स्ट्रेट में, उसी के पैरेलल में दांत बना दिया जाए तो ऐसे को स्पर गियर कहते हैं। अगर शाफ्ट के एक्सिस से जो दांत बना है वो कुछ इंक्लाइंड बना दिया जाए, ये देखिए इंक्लाइंड बना दिया जाए, तो ऐसे गियर को हेलिकल गियर कहते हैं। बस यही अंतर है, पर दोनों क्या है, एक्सिस जो है, शाफ्ट का जो एक्सिस है वो एक दूसरे का पैरेलल है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरसेक्टिंग शाफ्ट बीवेल गियर। ध्यान से सुनेंगे, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, उसमें जनरली हम लोग बीवेल गियर के बारे में बात करते हैं। जैसे यहां पर बीवेल गियर भी अलग अलग हो सकता है, स्ट्रेट बीवेल गियर, हेलिकल बीवेल गियर और जीरो बीवेल गियर, मतलब कर्व्ड टिथ। जैसे यहां पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए ये इसका एक्सिस है और ये इसका एक्सिस है, तो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे यहां अगर आप फिगर से एक बना के आपको दिखाते हैं, मान लीजिए आपके पास एक गियर इस तरह से है, ये देखिए एक गियर ये हो गया और दूसरा गियर ये हो गया, दूसरा गियर ये हो गया, इसका टिथ हम बना दिए, ठीक है, और इसका टिथ बना दिए, ओके, और ये शाफ्ट हो गया आपका, और ये शाफ्ट का एक्सिस हो गया, फिर यहां भी एक शाफ्ट हो गया और ये इसका एक्सिस हो गया। तो देखिए एक्सिस इसका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर शाफ्ट का एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे तो ऐसे को हम लोग बीवेल गियर कहते हैं। तो याद रखना है कि पहला अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट, उसमें शाफ्ट का जो पोजीशन है या तो वो पैरेलल हो सकता है, नहीं तो शाफ्ट का जो एक्सिस है या तो वो इंटरसेक्ट होगा। अगर इंटरसेक्ट होगा तो उसमें जो गियर होगा उस गियर को हम लोग कौन से गियर के नाम से जानेंगे, तो ये बीवेल गियर है, ये वाला। ठीक है, अब बीवेल गियर में जो दांत बना है आप नोटिस करेंगे, ये सीधा सीधा भी हो सकता है, ये देखिए इस तरह से सीधा भी हो सकता है, तो उसको कहेंगे स्ट्रेट बीवेल गियर। अगर मान लीजिए कुछ इंक्लाइंड है, ये देखिए हेलिकल बीवेल गियर, अगर हो सकता है कुछ इंक्लाइंड बना हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे हेलिकल बीवेल गियर इंक्लाइंड टिथ। हो सकता है कर्व बना रहा है, जैसे यहां देखिए कर्व आपको दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से कर्व है, तो उसको कहेंगे जीरो बीवेल गियर या कर्व्ड टिथ। और लास्ट आ जाते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल गियर। इसमें गियर का ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है, कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा और पैरेलल भी नहीं है। जैसे पहले अभी क्या था कि ये शाफ्ट का एक्सिस है और ये शाफ्ट का एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। ये शाफ्ट का एक्सिस और ये शाफ्ट का एक्सिस है, ये देखिए टच कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग हो रहा है।
हो सकता है एक शाफ्ट इधर चला जाए और एक शाफ्ट इधर चला जाए, कभी ना पैरेलल होगा ना नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। जैसे यहां पर आप नोटिस करेंगे, ये देखिए ये वार्म एंड वार्म व्हील है, तो यहां पर इसका टिथ है, ये इसका एक्सिस है और ये वाला इसका एक्सिस है, तो ये कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करेगा। मतलब एक एक्सिस इधर है, एक एक्सिस इधर है, तो कभी भी ये एक दूसरे का टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा और पैरेलल भी नहीं होगा। तो गियर का जो एक्सिस है वो नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल भी हो सकता है, उसमें स्पाइरल गियर हो सकता है एंड वार्म व्हील हो सकता है। जैसे यहां पर भी आप नोटिस करेंगे कि ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन, देखिए बाहर से ही निकल गया, मींस ऐसा आपको बाहर से दिखेगा कि टच कर रहा है, पर ये टच नहीं कर रहा है, एक ऐसा चला गया और एक ऐसा चला गया, तो ये स्पाइरल गियर होगा। जैसे आपका कॉपी, स्पाइरल कॉपी आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी देखिए दांत इस तरह से, मतलब स्प्रिंग घुमा हुआ है, तो उसी तरह यहां भी आपको दिख रहा है कि इसका टिथ इस तरह से, ये देखिए, और ये इसका एक्सिस है, इसमें भी टिथ इस तरह से कर्व है। तो जनरली नॉन इंटरसेक्टिंग में स्पाइरल गियर, आप नाम कल याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा, स्पाइरल गियर और वार्म व्हील। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो हम यहां से जो चीज काम का नहीं उसको हटा देते हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में काफी आसानी होगा। ठीक है, तो ये आपका व्हील गियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफिनीशन आप जान जाइए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं। पहला है कि सर स्पर गियर किसको कहते हैं, तो यहां पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यहां देखिए ये जो टिथ बना हुआ है, यहां ध्यान से सुनेंगे, इसका टिथ, ये देखिए ये टिथ, ये टिथ, तो अगर शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल टिथ कट किया गया हो, स्ट्रेट टिथ कट किया गया हो, तो ऐसे गियर को स्पर गियर कहते हैं। जनरली आप देखेंगे कुट्टी काटने का जो मशीन है, गन्ना का जूस वाला जो मशीन है, उसमें स्पर गियर का अरेंजमेंट करते हैं। हम लोग वहां पर इसका ज्यादातर यूज करते हैं जहां पर हमको ज्यादा पावर का ट्रांसमिशन नहीं करना है, धीरे धीरे आपको काम करना है, वहां पर जनरली हम लोग स्पर गियर का यूज करते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिएगा डिफिनीशन पार्ट्स। इन स्पर गियर द टिथ आर स्ट्रेट, बस यही याद रखना है कि अगर कोई गियर बनाइए और उसका दांत एकदम सीधा सीधा हो, तो ऐसे गियर को स्पर गियर कहेंगे। उसका जो दांत है वो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल हो, तो ऐसे गियर को स्पर गियर कहेंगे। तो कह रहा है कि इन स्पर गियर द टिथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, और शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब इन द स्पर गियर द शाफ्ट आर पैरेलल एंड कोप्लेनर। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है कि स्पर गियर क्या होता है, तो पहला याद रखेंगे उसका दांत जो है एकदम सीधा सीधा होगा, तो स्पर गियर हो गया। दूसरा, इसमें जो एक्सिस होता है शाफ्ट, ये आपका गियर का जो एक्सिस होता है वो एक दूसरे का पैरेलल होता है, यहां भी देखिए एक दूसरे का पैरेलल होता है, ठीक है, और कोप्लेनर एक ही प्लेन में भी रहता है। आगे कह रहा है इसका एप्लीकेशन कहां देखने को मिलेगा, तो कह रहा है कि इट इज यूज्ड वेयर लो पावर इज ट्रांसमिटेड, जहां पर हमको लो पावर का ट्रांसमिशन करना हो और लो स्पीड से करना हो, वहां पर हम लोग जनरली स्पर गियर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हेलिकल गियर, नाम याद रखिएगा हेलिकल गियर। अगर अब इसका देखिए, आप चाहेंगे तो इसका अलग से फिगर भी आप बना सकते हैं। देखिए आप चाहेंगे तो यहां पर अलग से स्पर गियर का फिगर ऐसे करके गोल कर दीजिए, यहां सीधा, ठीक है, और फिर यहां से गोल कर दीजिए और यहां से सीधा, और यहां दांत आप ऐसे सीधा सीधा बना दीजिएगा। ये देखिए आप फिगर बहुत बनाइएगा, ठीक है, और ये शाफ्ट दे दीजिए और इस तरह से एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, एक इधर रोटेट करा दीजिए, एक इधर रोटेट करा दीजिए, तो ये स्पर गियर हो गया। अगर हेलिकल गियर का बात होता, सेम फिगर यहां पर हम बना रहे हैं, ये देखिए एक यहां बना दिए और एक ये बना दिया, पर इस बार जो टिथ है ना वो शाफ्ट के एक्सिस का, ये एक्सिस है, ये भी आपका एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा ये भी एक्सिस है, तो यहां पर जो टिथ है वो कुछ इंक्लाइंड होगा, ये देखिए इस तरह से इंक्लाइंड होगा, इस तरह से इंक्लाइंड होगा। अब ये रोटेट कर रहा है तो ये भी रोटेट करेगा, पर बस अंतर क्या है कि इसमें जो टिथ है वो एक्सिस से कुछ एंगल बना के इंक्लाइंड है। तो क्या कह रहा है डिफिनेशन, इन हेलिकल गियर द टिथ आर इंक्लाइंड, मतलब सीधा ना रखे कुछ टेढ़ा है, इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द व्हील, मतलब इस एक्सिस से कुछ एंगल बना के टेढ़ा है।
दिस एंगल इज नोन एज हेलिक्स एंगल, और इसी को हेलिक्स एंगल कहते हैं। और जनरली जो एंगल हम लोग बनाते हैं वो 0 से 30 डिग्री के अंदर रखते हैं। आगे कह रहा है इसका एप्लीकेशन कहां देखने को मिलेगा, इट इज यूज टू ट्रांसमिट हेवी लोड, मतलब जहां पर ज्यादा पावर का ट्रांसमिशन करना रहता है, ज्यादा लोड को खींचना रहता है, वहां पर जनरली हम लोग हेलिकल गियर का यूज करते हैं। मतलब मोस्टली जो ऑटोमोबाइल है उसमें हम लोग हेलिकल गियर का यूज करते हैं, चाहे आपका बाइक हो, 4 व्हीलर हो, उसमें ज्यादातर हेलिकल गियर का यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा पावर का ट्रांसमिशन करता है। फिर टरबाइन, अगर आप स्टीम पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में भी चले जाएंगे, विंड पावर प्लांट देखेंगे, तो वहां भी जो गियर लगा रहता है वो जनरली हेलिकल गियर लगा रहता है। ठीक है, लास्ट आ जाते हैं बीवेल गियर। तो यहां पर आप हेलिकल गियर का फिगर भी देख पा रहे होंगे। लास्ट आ जाते हैं बीवेल गियर। कहता है कि बीवेल गियर आर यूज टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर वेयर देयर एक्सिस इंटरसेक्ट, जहां पर दो एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा वहां पर हम बीवेल गियर का यूज करेंगे। जैसे आप फिगर अगर आप इसका बनाए तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सीधा ऐसे कर देना है, ये देखिए इस तरह से एक, और फिर यहां से आप ऐसे सीधा बना दीजिए और ये गियर इस तरह से हो गया। ठीक है, और इसमें टिथ बना दीजिए, ये इस तरह से टिथ, ये इस तरह से टिथ, और यहां पर शाफ्ट का जगह बना दीजिए, ये इसका एक्सिस, और यहां भी शाफ्ट बना दीजिए और ये इसका एक्सिस, ये देखिए। तो ये आपका बीवेल गियर होगा, और यहां पर टच कर रहा है तो इसको डार्क कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि जहां पर दो शाफ्ट का एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा वहां पर हम लोग बीवेल गियर का यूज करेंगे। तो बीवेल गियर आर यूज टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर वेयर देयर एक्सिस आर इंटरसेक्ट, जहां पर एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा। बीवेल गियर आर नॉन पैरेलल, कोप्लेनर एंड इंटरसेक्टिंग गियर। ठीक है, व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, अगर देखिए कभी कभी एंगल अगर इसका 90 डिग्री हो जाएगा मान लीजिए, तो और इक्वल स्पीड में रोटेट करेगा, तो इस बीवेल गियर को एक नए नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड मीटर गियर। ठीक है, या मीट्रिस गियर के नाम से भी जाना जाता है। दे आर यूज इन डिफरेंशियल ऑफ ऑटोमोबाइल। आपका जो ऑटोमोबाइल रहता है, चाहे बस हो, ट्रक हो, 4 व्हीलर्स हो, उसका जो पीछे वाला भाग होता है वो डिफरेंशियल होता है, तो वहां जनरली ये गियर लगा हुआ रहता है, बीवेल गियर। बात समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको गियर और इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इसको अच्छे से फिगर के साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतने ही रहने देता हूं। थैंक यू।